सेल्स आ जाते हैं, ये भी प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं कि ये हमारे न्यूरल सेल्स को कवर अप करते हैं। इट्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो काम एस्ट्रोसाइट्स कर रहे थे, प्रीफ्रल नर्वस सिस्टम में वो काम सेटेलाइट सेल कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एक्सिस ऑफ द ब्रेन, कि हमने न्यूरॉन्स तो पढ़ लिया, अब न्यूरॉन्स अरेंज किस तरह है। आपने यहाँ से पहले मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा जो स्लाइड में मैं ऐड नहीं कर पाया, सॉरी। आपने ब्रेन की जब बात की होगी तो उसमें हमने पढ़ते हैं कि ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। व्हाट इज ग्रे मैटर एंड व्हाट इज व्हाइट मैटर? किसी को कुछ आइडिया, कोई कुछ बताना चाहे इनके बारे में? ग्रे मैटर जो है वो हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो जिसमें सेल सोमा पाए जाते हैं, सेल बॉडी ज्यादा होती हैं। क्योंकि इसमें हमारे पास किसी भी तरह की फैटी लेयर्स नहीं होती, तो इसकी वजह से ये हमारे पास स्कैन में डार्क कलर के शो होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। और व्हाइट मैटर वो है जो इसमें हमारे मोस्टली जो है वो एक्सॉन्स पाए जाते हैं, क्योंकि एक्सॉन्स जो है वो माइलिनेटेड होते हैं, उनपे वैक्सी शीट्स होती हैं, जिसकी वजह से वो लाइटर शो होते हैं इन आर स्कैन्स। उसके बाद हम बात करते हैं अब एक्सिस ऑफ द ब्रेन की, कि हमारे ब्रेन को के एक्सिस क्या क्या है। एक्सिस अगर देखा जाए तो फंक्शनली हमारा ब्रेन किन पार्ट्स में मोस्टली डिवाइड है। सबसे पहले हमारे पास आता है एचपीए, जिससे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस कहा जाता है। इसमें हम जो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर्स आते हैं वो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है एंड एड्रीनल ग्लैंड है। ये जो एक्सिस है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी स्ट्रेस रेगुलेशन के लिए, हमारी होम्योस्टेसिस के लिए। होम्योस्टेसिस है कि मतलब हमें किस वक्त प्यास लगेगी, किस वक्त भूख लगेगी, हमारी बॉडी में कितना पानी होना चाहिए, हमारी बॉडी हमारे ब्लड में कितनी शुगर लेवल होनी चाहिए, वो सब चीजें ये एक्सिस कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे एंडोक्राइंस को भी कंट्रोल कर रहा होता है, कि जिसमें हमारे पैंक्रियास आ जाते हैं जो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स आ जाते हैं जो कि हमारे कॉर्टिसोल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस तरह ये डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मीजोकॉर्टिकल मीजोकॉर्टिको कोलम्बिक रीजन। ये हमारे ब्रेन का वो रीजन है जो कि वेंट्रल टेगमेंटल एरिया में, इसमें वेंट्रल टेगमेंटल एरिया आता है, न्यूक्लियस अकम्बस आता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आता है और अमिगडाला आता है। ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है रिवॉर्ड सिस्टम का। जब भी हम ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम इसी पासवे को पढ़ रहे होते हैं, कि हमारी कोई भी एडिक्शन है, कोई भी हैबिट है, कोई भी चीज जो हमें अच्छी लगी है, जो हमें बार बार करने का दिल चाह रहा होता है, तो वो इसी पाथवे की वजह से हम किसी भी चीज के एडिक्ट हो रहे होते हैं, या कोई भी चीज हमें अच्छी लग रही होती है। इसमें जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे पास आते हैं वो डोपामीन आते हैं, ग्लूटामेट आते हैं, गैबा आते हैं, सेरोटोनिन आते हैं। आप अगर देखें तो डोपामीन एंड सेरोटोनिन जो है वो मूड रेगुलेटर्स है। तो जो हमारा मूड है वो भी मोस्टली मेसोकॉर्टिको कोलम्बिक रीजन की वजह से ही स्टेबलाइज हो रहा होता है, उसी के थ्रू ही हमारा मूड जो है वो भी शिफ्ट हो रहा होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है सेरिब्रल एक्सिस। ये वो एक्सिस है जिसमें हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, पॉन्स, सेरिब्लम एंड थैलेमस आ जाता है। ये हमारी मोटर मूवमेंट्स को, हमारी कॉग्निशन को और हमारी इमोशनल मॉड्यूलेशन में हेल्प होता है। देखिए इसमें इमोशनल मॉड्यूलेशन है, इमोशनल रेगुलेशन नहीं है। मॉड्यूलेशन ये है कि आपने इमोशंस पे आगे प्रोसेस किस तरह करना है, उन इमोशंस को शो आउट किस तरह करना है। तो अगर हम सैड है तो हमारे जो वो तो हमारे अमेगडेला की वजह से है, क्योंकि अमेगडेला जो है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन सैडनेस में हमारा फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा, हमारा बॉडी रिएक्शन क्या होगा, वो हमारा वो हमारा सेरिब्रल एक्सिस शो करेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास माइक्रोग्लिया है और एस्ट्रोसाइट्स वगैरह हैं, ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर में भी हेल्पफुल होते हैं। तो व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर?
ब्लड ब्रेन बैरियर एपिथेलियल सेल्स की एक क्लोज लेयर है जो कि हेल्प करती है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने से फ्रॉम टॉक्सिन्स एंड फ्रॉम इन्फेक्शंस और पैथोजेंस। ये एक बहुत टाइट लेयर होती है इर्द गिर्द हमारे ब्रेन के, जो कि किसी भी तरह के टॉक्सिन्स को, किसी भी तरह के हार्मफुल जर्म्स को, वायरसेस को, फंगसेस को हमारे ब्रेन तक जाने से रोकने में मदद करती है। इसके अलावा ये अलाउ करती है कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जिस तरह ग्लूकोज है या ऑक्सीजन है, वो भी हमारे ब्रेन तक पहुंच सके। ये वो चीज है जो, ये वो पार्ट है हमारे ब्रेन का जो एक्चुअली ब्लड को और ब्रेन को एक दूसरे से सेपरेट करता है, कि वो एक दूसरे के साथ साथ भी हैं, लेकिन स्टिल उनमें जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है या एक्सचेंज है वो बहुत टाइटली ऑब्जर्व्ड हो, कि उसमें कोई भी ऐसी चीज जो है वो ट्रांसमिट ना हो रही हो जो किसी भी तरह के इन्फेक्शन की वजह बन रही हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। उससे पहले यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक पूछना चाहें या कोई चीज डिस्कस करना चाहें तो यू मे नाउ। ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये केमिकल मैसेंजर है। ये एक ये कह लें कि ये हमारे ब्रेन का वो पार्ट है, वो केमिकल्स हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है, हमारा ब्रेन एज अ ब्रेन काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से ही हम सोच पाते हैं कि हम कोई भी काम कर पाते हैं। अगर हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि हम किसी भी केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर नहीं कह सकते। हम न्यूरोट्रांसमीटर जस्ट किसी भी केमिकल को उसको कहेंगे कि जब वो हमारे न्यूरॉन्स ने ही प्रोड्यूस कर किया हो, उसके रिस्पॉन्स में कोई स्पेसिफिक न्यूरल एक्टिविटी हो और उसका अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर सेल हो, तभी हम किसी भी केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे। अगर ये चीजें नहीं है तो हम किसी भी केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर नहीं कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन की बात करें, जिसको एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन भी कहा जाता है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है। लेकिन साथ ही साथ एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन या नेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हमारे एड्रीनल ग्लैंड से भी प्रोड्यूस होती है। द ग्लैंड, ये एड्रीनल ग्लैंड्स वो हैं जो हमारी किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। तो हम जो किडनी के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम उनको हार्मोन कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं कहते। केमिकली ये बिल्कुल सेम है, लेकिन हम उनको एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन कहते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्रेन से प्रोड्यूस नहीं हो रहे, हमारे न्यूरॉन से प्रोड्यूस नहीं हो रहे। वही सेम केमिकल अगर हमारे न्यूरॉन से प्रोड्यूस हो रहा है, उसको तब हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, एंड इट इज नोन एज एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। अगर हम एपिनेफ्रिन की बात करें, जिसको एड्रीनलिन भी कहा जाता है, कि ये स्ट्रेसफुल कंडीशन में प्रोड्यूस होता है या एक्साइटिंग कंडीशन में प्रोड्यूस होता है। ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करता है और हमारी जो अवेयरनेस है उसको हाइटेन करता है। ये हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का एक मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है, और यही न्यूरोट्रांसमीटर जो है एज अ हार्मोन भी हमें फ्लाइट और फाइट के लिए रेडी करता है। इसके बाद आता है हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन। इसको हम कंसंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, कि ये हमारे अफेक्ट और अटेंशन को और एक्शन रिस्पॉन्डिंग को एक्टिवेट करता है, हमारे ब्रेन को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में इंक्लूड करता है, हमारी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, और हमारी जो है हमें हमारा फोकस बढ़ाता है, हमें अलर्ट करता है, और हमें किसी भी एक्शन पे प्रॉपर एप्रोप्रिएट रिएक्शन लेने के लिए ये हेल्पफुल होता है। अ, सर, यहाँ पे आया है कि मनाहिल हरीम का, कि सर स्लाइड शो नहीं हो रही। मनाहिल, आप अपना कनेक्टिविटी चेक करें, क्योंकि स्लाइड्स तो शो हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है डोपामीन। डोपामीन जो है वो हमारा प्लेजर हार्मोन है।
इससे हम फीलिंग ऑफ प्लेजर आती है, और यही वो हार्मोन डोपामीन हमारा प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर है। यही वो ट्रांसमीटर है जो कि एडिक्शंस की वजह है, कि जिस हम किसी भी तरह की एडिक्शन हमें हो, चाहे वो किसी हैबिट की है, वो किसी चीज की है, वो किसी ड्रग की है, वो किसी भी चीज की है, तो वो डोपामीन की वजह से ही हो रही होती है। ये हमारी मूवमेंट और मोटिवेशंस को कंट्रोल कर होता है। हम कोई भी रेपिटेटिव बिहेवियर जस्ट डोपामीन की वजह से ही कर रहे होते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम कोई फेवरेट एक्टिविटी करना छोड़ दें, तो हम बहुत बोर, बहुत उदास फील करते हैं, तो वो भी हम डोपामीन क्रैश की वजह से फील करते हैं, कि डोपामीन हमारी प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को हम मूड न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं, कि ये हमारी वेलबींग और हैप्पीनेस को कंट्रोल करता है, ये हमारे स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, ये लाइट और एक्सरसाइज से अफेक्ट होता है। अच्छा, सेरोटोनिन जो है वो आगे मेटाबोलाइज होके मेलाटोनिन बनाता है। आप में से कोई बताना चाहेगा कि मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो क्या चीज कंट्रोल करता है? मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शन कंट्रोल करता है। एनी आइडिया कि वो कौन सा बॉडी फंक्शन कंट्रोल करता है? स्लीप जो है वो उस पूरी सिस्टम का एक पार्ट है जिसको मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन जस्ट स्लीप को कंट्रोल नहीं करता, वो एक पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है। उस प्रोसेस का एक पार्ट है स्लीप। तो उस पूरे प्रोसेस का नाम बताना चाहेगा कोई? उस पूरे जो प्रोसेस का नाम है उसका नाम है सर्केडियन साइकिल। सर्केडियन साइकिल जो है, सर्केडियन रिदम भी कहा जाता है। मेलाटोनिन जो है वो सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। सर्केडियन रिदम फिर उसका एक पार्ट होता है स्लीप साइकिल, जो हमारी स्लीप को कंट्रोल करता है। यही वो चीज है जो हमारी इस चीज को कंट्रोल करता है कि किस टाइम हमें भूख लगेगी, किस टाइम हमें प्यास लगेगी, किस टाइम हमारा किसी चीज पे फोकस करने का दिल होगा, किस टाइम हमारी बॉडी क्या चीज करने के लिए रेडी है। आप ये देखें कि आपको नॉर्मली ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे डेली भूख लगती है, आपको सिमिलर टाइम पे डेली प्यास लगती है, सिमिलर टाइम पे आपका सेम काम करने का दिल चाहता है। सो इट इज दैट इज बिकॉज ऑफ द मेलेटोनिन। ये मेलेटोनिन की एक्टिविटी की वजह से ही होता है। देयर इज अ क्वेश्चन, लेट मी रीड द क्वेश्चन। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। अगर कोई भी नेगेटिव बात पढ़ लें या ये देख लें कि आपको पता है कि ये करना है ठीक नहीं है, लेकिन आपका दिल करता है उसे करने को, लेकिन उसमें नुकसान है, तो इस चीजों बच्चे आप अपना क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये सही से मुझे समझ नहीं आ रहा। सर, जैसे मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास छोड़ी है, मैं आपका सेशन ले रही हूँ सर। जैसे कि कोई भी ऑनलाइन जो है, किसी ने जैसे किसी को भी कोई भी मसला है, वो उसके साथ शायद शुरू से हो, लेकिन हमारा माइंड उससे ट्रिगर होगा। जैसे किसी को कोई भी नेगेटिव ओके, बात पड़ गई, ओके, ऐसा नहीं आगे। करना, ऐसे करने से ये होता ओके, है, लेकिन आपका दिल कर रहा है कि मैं ऐसा करूँ। ऐसे कैसे अपने आप को, ब्रेन को रोकें? देखिए, जब हमने अभी डोपामीन के बारे में पढ़ा था, तो डोपामीन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये मोटिवेशंस को भी कंट्रोल करता है और ये एडिक्शंस को भी कंट्रोल करता है। तो और हमने अभी पीछे जब पाथवेज पढ़े थे, तो हमने उसमें मीजोकॉर्टिकोलिम्बिक पाथवे पढ़ा था, जो हमारा रिवॉर्ड पाथवे भी जिसे कहा जाता है और रिवॉर्ड सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये डोपामीन ही है जो कि हमारी इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये था कि हम इन सब चीजों को कंट्रोल कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चाहें कि ये चीजें विद इन वन डे और विद इन वन अटेम्प्ट हो जाए, दैट्स टोटली इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने एक्चुअली ब्रेन के स्ट्रक्चर को, उसके जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स है, उस पे हमने रिसेप्टर्स की क्वांटिटी को चेंज करना है, तो इट विल टेक टाइम। और हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेके इस चीज को करना होगा। हम एकदम से करना चाहें तो वो हमारे लिए बर्डनिंग भी होगा और हम उससे बहुत जल्दी उकता भी जाएंगे। अगर हम उस चीज को थोड़े थोड़े स्टेप्स में डिवाइड करके इजी टू
मैंने स्टेप्स में डिवाइड करके करें और आहिस्ता-आहिस्ता उसको इसकी हैबिट बिल्ड करें, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छी तरह कवर अप कर सकते हैं। सर इज़ ऐसा दैट सर जी, ऐसा जी। जो है हर इस ऐसा फिर सोचने की आदत पड़ जाती है, ऐसा फिर कभी खत्म नहीं होता क्या? देखिए, जो हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की बात करते हैं, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हमारे थिंकिंग पैटर्न्स को ही चेंज करने में हेल्पफुल होती है थ्रू कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग या कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। तो हम सीबीटी के थ्रू अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस। ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर आता है वो है हमारे पास गैबा विच इज गैमा एमिनोब्यूटेरिक एसिड। ये जो है इसको हम कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उनको काम करता है। इसके जो हमारी फोकस है वो इसको इम्प्रूव करता है। हमारी एंग्जाइटी को जो अगर हमारे ब्रेन में गैबा न्यूरोट्रांसमीटर कम हो तो हमारी एंग्जाइटी होती है। उसके अलावा ये हमारे मोटर कंट्रोल और विजन को भी कंट्रोल करता है। इट्स लाइक अ नेचुरल चिल पिल फॉर आवर ब्रेन की हमारे ब्रेन को नेचुरली रिलैक्स कूल एंड चिल माहौल में लेकर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिटिकोलाइन। एसिटिकोलाइन इज आल्सो नोन एज लर्निंग न्यूरोट्रांसमीटर। ये इन्वॉल्व होता है हमारी थिंकिंग प्रोसेसेस में, हमारी लर्निंग प्रोसेसेस में एंड हमारी मेमोरी क्रिएशन प्रोसेसेस में। ये इसके अलावा ये हमारे मसल्स को एक्टिवेट करता है, हमारी बॉडी के मसल एक्टिविटीज को एक्टिवेट करता है और ये अटेंशन और अवेकनिंग से भी एसोसिएट है कि इसकी वजह से हम अटेंटिव फील करते हैं और अवेक फील करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर आता है विच इज ग्लूटामेट। ये हमारे ब्रेन का मेमोरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है कि ये मोस्ट कॉमन ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर है। ये हमारी लर्निंग और मेमोरी में इन्वॉल्व होता है। ये डेवलपमेंट में और रेगुलेशन में हेल्पफुल होता है हमारे नर्व कॉन्टेक्स्ट में कि अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में ही आएगा हमारे पास कम्युनिकेशन में। तो जब हम न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो ये उन कम्युनिकेशन पाथवे को स्ट्रेंथन करने में ग्लूटामेट यूज हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स जो है ये यूफोरिया न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमें फीलिंग ऑफ हाई देते हैं। ये एक्सरसाइजेस से रिलीज होते हैं, एक्साइटमेंट में रिलीज होते हैं, ड्यूरिंग सेक्स रिलीज होते हैं। ये वेल बीइंग और यूफोरिया प्रोड्यूस करते हैं कि जिस तरह हम एक्सरसाइज करके या बहुत एक्साइटमेंट में अपने आप को बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड, बहुत ज्यादा वेल में फील कर रहे होते हैं, हम बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो वो एंडोर्फिन्स की वजह से होता है। उसके अलावा एंडोर्फिन्स जो है ये हमारे पेन सेंसेशंस को भी कम करते हैं कि जिसकी वजह से हमारी सेंसेशन ऑफ पेन्स कम होती हैं। एंडोर्फिन्स जो है ये बहुत सारी टाइप्स की हैं। इसमें हमारे पास मॉर्फिन्स आ जाती हैं और डिफरेंट एंडोर्फिन्स आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारी ब्रेन का एक बहुत ही अमेजिंग फंक्शन है जिसकी वजह से हम कुछ भी करने के काबिल होते हैं। हमारे देखेंगे अगर हम एक चीज कुछ ऐसा करना शुरू कर दें तो हमें उसकी आदत हो जाती है। हम एक चीज को क्रैम करना शुरू कर दें तो वो हमें पक्का पक्का याद हो जाती है। तो ये सब चीजें हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से होती हैं। अगर ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो उस पार्ट की फंक्शनिंग किसी हद तक ब्रेन के बाकी ब्रेन में डिवाइड हो जाती है। ये भी न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से है। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है ये हमारे ब्रेन की अब एडाप्टेबल कैपेबिलिटी है कि जिसकी वजह से वो न्यू कनेक्शंस बनाता है और पुराने अनयूज्ड अनवांटेड कनेक्शंस को रिमूव करता है। प्लास्टिसिटी जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है फंक्शनल प्लास्टिसिटी जिसमें जो ब्रेन है वो किसी एक पार्ट की फंक्शनिंग किसी दूसरे पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी हेड इंजरी के थ्रू, किसी भी ब्रेन इंजरी के थ्रू ब्रेन का कोई एक पार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा तो उस पार्ट की जो फंक्शनिंग है वो ब्रेन किसी और पार्ट से लेना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारी फंक्शनल प्लास्टिसिटी के फंक्शन जो है वो शिफ्ट हो जाता है। सेकंड हमारे पास है स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी कि आप जब एक ही काम बार बार करते रहे। फॉर एग्जांपल
आप जब बच्चे को देखें ब्रश करें तो वो देख रहे होते हैं कि हमने अब ब्रश के ऊपर की तरफ लेके जाना है, अब नीचे की तरफ, अब दाईं तरफ, अब बाईं तरफ। लेकिन जब हम ब्रश करें तो हमें ये नहीं देखना पड़ता कि हमने ब्रश को किस तरफ मूव करना है। बच्चे खाना खा रहे होते हैं, वो चम्मच को बहुत गौर से देख के बहुत एक किस्म का मुश्किल से मुंह की तरफ ला रहे होते हैं, हम बहुत ईजी ले आते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी है कि जो एक्चुअली हमारे ब्रेन को चेंज करती है हमारी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग, कि हमने किस तरह से फंक्शनिंग कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आती है न्यूरल कम्युनिकेशन। न्यूरल कम्युनिकेशन ये है कि ब्रेन जो है वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। इसमें हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होती है कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन, जो एक ही न्यूरॉन के अंदर कम्युनिकेशन होती है, एक ही न्यूरॉन खुद से ही कम्युनिकेट कर रहा होता है, वो होती है एक्शन पोटेंशियल के थ्रू। एक्शन पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट है जो कि डेंड्रॉइड से स्टार्ट होता है, सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन से गुजर के एक्सोनल टर्मिनल पे जाता है। जो एक्शन पोटेंशियल है वो तीन टाइप के हैं। सबसे पहले आता है नर्व एक्शन पोटेंशियल, सेकंड आता है जनरेटर एक्शन पोटेंशियल, थर्ड आता है कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। नर्व एक्शन पोटेंशियल जो है वो हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल इंपल्स है जो कि डेंड्रॉइड से स्टार्ट होके हमारे एक्सोनल टर्मिनल से जाती है। जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल है जो कि किसी भी न्यूरॉन से स्पेसिफिकली स्टार्ट होता है। नर्व एक्शन पोटेंशियल जो है वो न्यूरॉन ने खुद से स्टार्ट नहीं किया, उसने रिसीव करके आगे भेज दिया। जो जनरेटेड है वो उसने खुद से स्टार्ट किया, खुद से ट्रिगर किया है। और उसके बाद हमारे पास आता है कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल जो कि हमारे ब्रेन की ओवरऑल कलेक्टिव जो है वो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल सॉरी एक्टिविटी है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन आता है वो हमारे पास आता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं वो केमिकल साइनेप्सिस होते हैं जिसमें एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो साइनेप्सिस जो है वो दो न्यूरॉन्स के दरमियान एक बहुत छोटी सी स्पेस होती है जिसे हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। जिस न्यूरॉन से सिग्नल आ रहा है उसे हम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, और जिस न्यूरॉन की तरफ सिग्नल जा रहा है उसे हम पोस्ट न्यूरोटिक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। जब हम सिनेप्सिस की बात करें तो ये पांच टाइप की होती है। फर्स्ट होती है एक्सोडेंड्रॉइड सिनेप्सिस जिसमें एक्सॉन टर्मिनल से सिग्नल जाता है डेंड्रॉइड की तरफ। सेकंड होती है एक्सोसोमेटिक सिनेप्सिस जिसमें जो सिग्नल है वो एक्सोनल टर्मिनल से जाता है सेल बॉडी की तरफ। थर्ड है एक्सोनो एक्सोनिक सिनेप्सिस जिसमें सिग्नल जो है वो एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन की तरफ जाता है। फोर्थ है डेंड्रोडेंड्राइट सिनेप्सिस जिसमें एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट तक सिग्नल जाता है। फोर्थ आती है सोमैटोडेंड्राइट सिनेप्सिस जिसमें जो सिग्नल है वो बॉडी से डेंड्राइट की तरफ जाता है, और ये बहुत रेयर है, बहुत कम देखने में पाया जाता है। सेकंड टाइप ऑफ जो साइनेप्सिस है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जिसको बहुत कम स्टडी किया जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है, जिसमें जो हमारा एक्शन पोटेंशियल जा रहा है वो केमिकल में कन्वर्ट हुए बगैर, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स में कन्वर्ट हुए बगैर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। इसमें दो टाइप्स हैं, एक है रेक्टिफाइंग इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस जो एक न्यूरॉन से सिर्फ आगे एक न्यूरॉन की तरफ जाएगा, वो वन डायरेक्शन होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिर्फ एक न्यूरॉन में जाएगा। सेकंड होता है नॉन रेक्टिफाइंग इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस कि जो एक न्यूरॉन से आगे मुख्तलिफ न्यूरॉन्स में जा सकता है, या वो बाय डायरेक्शनल होगा, वो एक न्यूरॉन से आगे किसी भी तरफ जा सकता है, उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंसरी पाथवे। सेंसरी पाथवे की जब हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास स्टिमुलस होता है। जब हमारी स्टिमुलस रिसीव होता है तो सबसे पहले वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो अकॉर्डिंगली प्रोसेस होता है। उसके बाद वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ऑर्गन्स तक आता है कि हमने उस पर रिस्पॉन्स किस तरह करना है, एंड देन हम उस पर रिस्पॉन्स शो करते हैं। उसके बाद हम बात करें ब्रेन डैमेजेस की कि किस किस तरह की जो ब्रेन डैमेजेस हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रॉमा है जो कि एक्चुअल फिजिकल इंजरी है। सेकंड जो हमारे पास आता है वो कंकॉशन है कि जिसमें माइल्ड ट्रॉमेटिक इंजरी है कि टेम्परेरीली ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो इम्पेयर होती है, कि
और किसी तरह का विजिबल स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता। थर्ड आती है कॉन्ट्यूशन, जो कि बहुत लोकलाइज्ड ब्रेन ट्रॉमा है कि जो ब्रेन के किसी लोकलाइज्ड हिस्से को इफेक्ट करेगा। फोर्थ आता है सीवियर सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट, जिसमें हमारा जो ब्लड फ्लो है वो किसी भी ब्लॉकेज की वजह से या किसी भी वजह से हमारे ब्रेन का जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाए। इसके दो रीजन होते हैं, एक इस्कीमिक होता है कि जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाए, सेकंड रप्चर होता है जो हेमरेज होता है। थर्ड आते फिफ्थ आती है हमारे पास ऑनक्लूजन, के किसी भी वजह से जब हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें कोई प्लैक है, कोई एम्बोलिज्म है या कोई थ्रोम्बोसिस है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड है वो ब्लॉक हो जाए टुवर्ड द ब्रेन। सिक्स आती है हैमरेज, कि जब किसी भी वजह से हमारे ब्रेन में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आते हैं न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास डायमेंशिया है, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है या एमनीसिया है। उसके बाद हमारे पास मोटर डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें हमारे पास पार्किंसन डिजीज है, हंटिंगटन डिजीज है या एटेक्सिया है। थर्ड हमारे पास एफेसिया आते हैं, जिसमें हमारे पास ब्रोकस एफेसिया है, वर्निक्स एफेसिया है या ग्लोबल एफेसिया है। फोर्थ हमारे पास न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसमें एडीएचडी है, ऑटिज्म है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है। फिफ्थ हमारे पास इमोशनल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें फ्रंटल लोब सिंड्रोम है या इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है। सिक्स हमारे पास परसेप्चुअल एंड विजुअल स्पेशल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जिसमें विजुअल एग्नोसिया है या हेमिस्पेशियल निग्लेक्ट है। अगर हम असेसमेंट की बात करें तो तीन तरह की असेसमेंट्स होती है न्यूरोसाइकोलॉजी में। एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होती है, जिसमें हमारे पास ग्लोबल ग्लासकोमा स्केल आ जाता है, हमारे पास ब्रेन लोब फंक्शनिंग आ जाती है, न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स आ जाती हैं। साइकोमेट्रिक असेसमेंट आ जाती है, जिसमें हम साइकोमेट्रिक टेस्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एमएससी है, एमएमएससी है या डिफरेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं। उसके बाद हमारे पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट आ जाती है, जिसमें हम बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्लिनिकल इंटरव्यू कर रहे होते हैं, एमएससी कर रहे होते हैं, ये सब चीजें आ जाती हैं। एंड द लास्ट वन इज हमारे पास ये है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है फार्माकोथेरेपी, जिसमें हम मेडिकेशन यूज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल SSRIs हैं, SNRIs हैं, MOAs हैं, TOAs हैं, कि जिसमें हम डिफरेंट मेडिसिनल कैटेगरीज यूज कर रहे होते हैं ब्रेन को ट्रीट करने के लिए, न्यूरो साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। दूसरी हमारे पास साइकोथेरेपी आ जाती है। साइकोथेरेपी में मोस्टली न्यूरो साइकाट्री में, न्यूरो साइकोलॉजी में हम सीबीटी यूज कर रहे होते हैं, कि जिसमें हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की हेल्प से ब्रेन की न्यूरो प्लास्टिसिटी को यूज करके थिंकिंग पैटर्न्स और इस तरह की चीजों को चेंज कर रहे होते हैं और उन्हें मैनेज कर रहे होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, सॉरी मैंने लास्ट की स्लाइड थोड़ा जल्दी की है, क्योंकि 1 आवर की लिमिट होती है एंड टाइम इज ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट। यू मे आस्क द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन नाउ। एंड देयर इज एन अनाउंसमेंट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ शेल्स, के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने स्पेशली आज का लेक्चर अटेंड किया है उन्हें एक 20% ऑफ वाउचर दिया जाएगा, जो कि वो नेक्स्ट 1 वीक में किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। द एक्टिविटी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द शेल्स, के स्काई हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट की स्काई हायर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग की तरफ से जो नेक्स्ट 1 वीक की एक्टिविटी है, उन एक्टिविटीज में वो उन चीजों उस कूपन को यूज कर सकते हैं, विच इज 20% डिस्काउंट। एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ ग्रैंड ट्रेनिंग विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय Sky High Institute of Learning, thanks to our CEO हसीब अहमद सगीर। उनकी एक बहुत एफर्ट है कि जो साइकोलॉजी को एक पाकिस्तान में उस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं कि जिस तरह के साइकोलॉजी को होना चाहिए। एंड आई होप ही विल earn his name and he will to achieve his mission. And many good lucks to Haseeb Ahmed Saheer for his mission and his organization. And all of you students, very best of luck. And I deeply wish you all get something really special through
this grand training. इस grand training में आपने कुछ नया सीखा हो and it will helpful in your life. Still, you have any question you may ask in the group. अगर आप ग्रुप में नहीं पूछना चाहते तो आप हमारे सीईओ से, जो कि ग्रुप एडमिन भी हैं, सीप से डायरेक्ट आप उनसे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लेके मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं. एंड हैव अ नाइस टाइम क्लास. आई होप इस लेक्चर ने आपको क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी के बारे में कुछ नया इन्फॉर्म किया होगा. मनूर अकरम, स्लाइड शेयर कर दीजिए. मैं स्लाइड्स शेयर कर दूंगा एंड होप सो कि ये स्लाइड्स ग्रुप में शेयर कर दी जाए. एंड फातिमा सईद, आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो ले सकती हैं हसीब से. Okay, class. Is neuropsychological issue is dealt by psychologist or psychiatrist only? देखिए, जितने भी साइकोलॉजिकल इशू हैं, चाहे वो न्यूरोसाइकोलॉजिकल इशू हो या सिंपल साइकोलॉजिकल इशू है, तो वो बोथ साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हैंड इन हैंड चलते हैं इन इश्यूज को डील करने के लिए. साइकाइट्रिक इश्यूज इस तरह के नहीं है कि वो सिर्फ साइकाइट्रिस्ट या सिर्फ साइकोलॉजिस्ट डील कर सके. एट द एंड आपको कहीं ना कहीं दोनों की हेल्प लेनी पड़ती है. साइकाइट्रिस्ट जो है वो फॉरन से लाइक अ फास्ट एड ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और वो जो हमारे केमिकल इम्बैलेंसेस हैं, न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंसेस हैं, वो उनको हैंडल करेंगे. और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो थ्रू थेरेपी जो है हमारे ब्रेन की प्लास्टिसिटी को यूटिलाइज करते हुए, न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूटिलाइज करते हुए हमें उस डिसऑर्डर को डील आउट करने को, उसको मैनेज करने को, उसको ट्रीट करने को हेल्प करेंगे. इज दैट क्लियर मारिया कुरैशी? Okay, class. Have a nice time and goodbye. आप थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना वक्त दिया है और आपने मल्टीपल सेशंस हमें दिए हैं और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. आप लोग, आपका नॉलेज हमारे तक पहुँचा है और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने टाइम निकाल के मुझे सुना, एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. ओके क्लास, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम.